चलो स्टार्ट करें टॉपिक। हाँ ध्यान दो, टॉपिक पे आते हैं। हाँ चलो बस बातें करना बंद, अब शुरू करते हैं। ठीक है चलो, तो जीएसटी का टॉपिक जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज नया चैप्टर है अगेन। कल लास्ट हमने वो दो छोटे छोटे चैप्टर्स देखे थे, असेसमेंट ऑडिट। उसमें कुछ थियरी में डाउट है किसी का? पूछना हो कुछ? क्लियर? ठीक है, तो आगे जो नया चैप्टर है अब, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर है 52, टाइम ऑफ सप्लाई। थोड़ा कैलकुलेशन कंडीशंस वाला चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पेज 52, टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12। अब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस और सम्स मिलेंगे। कंडीशंस पहले समझने, और मजेदार टॉपिक है, कंसेप्चुअली डिटेल में जाएगा तो मजा भी आएगा। आपको समझ में आने लगती चीजें तो मजा आता है। अब कितने भी डिफिकल्ट हो, अगर आपको क्लियर होती जाए कि हाँ भाई क्या बोल रहे पता चल रहा है, तो फिर मजा आता है। ये टॉपिक कुछ वैसे ही है, पर ध्यान देना पड़ेगा। कंडीशंस हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना है बाद में। तो पहले समझ लेते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये है क्या टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जैक्टली क्या है। सेक्शंस का जो ब्लॉक यहाँ पे आएगा, मैं सेक्शन नंबर बार बार बोलता हूँ आपको याद हो जाए। यहाँ पे 3 सेक्शंस है इस पूरे ब्लॉक में, सेक्शन 12, 13 एंड 14। ठीक है, और टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। देखो जीएसटी एक टैक्स है जो सरकार आपसे वसूल कर रही है। वो ट्रांजैक्शन और सप्लाई बेस्ड टैक्स है। एवरी टाइम यू मेक अ सप्लाई, यू आर बाउंड टू कलेक्ट एंड सबमिट जीएसटी टू द डिपार्टमेंट। मैं हर बार सर्विस प्रोवाइड करूंगा, हर बार मुझे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, बार बार डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजों में कुछ पैरामीटर्स क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। वन ऑफ देम इज टाइमिंग, सेकेंड इज द वैल्यू, एंड थर्ड इज द लोकेशन। तो ये 3 टॉपिक्स जो है, ये तीनों चीजें हर ट्रांजैक्शन में एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिकॉज कंफ्यूजन का मतलब लूपहोल, लूपहोल का मतलब है कि ऐसे ऐसी हाथ से निकल जाएगा और टैक्स नहीं भरेगा। तो ये एक कोई भी ट्रांजैक्शन आपके और मेरे बीच में हो रहा है, ठीक है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या गुड्स से रिलेटेड। अब मैंने आपको गुड्स बेचा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजों का एक इंपॉर्टेंस रहेगा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जीएसटी पेएबल एंड द डेट ऑफ जीएसटी पेएबल। मतलब मुझे आपसे जीएसटी कब कलेक्ट करना है और सरकार को कब सबमिट करना है, इसकी टाइमिंग फिक्स होना जरूरी है। डिपार्टमेंट जीएसटी मंथली बेसिस पे कलेक्ट करता है। मतलब मैंने इस पूरे महीने में जितना सामान बेचा 1 से लेके 31 तारीख के बीच में, उस पे मैंने जितना जीएसटी आपसे कलेक्ट किया, उसमें से मैं मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट लूंगा, जो हम बात कर रहे थे। बचा हुआ जो अमाउंट है वो मुझे गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ पे करना है। तो अगस्त का ट्रांजैक्शन है तो सितंबर में जीएसटी सबमिट करना है, सितंबर का ट्रांजैक्शन है तो अक्टूबर में पे करना है। ऐसे चलता रहेगा, एवरी मंथ पेमेंट करना होता है। बट ट्रांजैक्शन कौन से मंथ को बिलोंग करता है ये डिटरमाइन करना जरूरी है। रीजन बीइंग, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 3 चीजें होती है, 3 एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑब्वियसली सप्लाई, जिसपे हम बात कर चुके हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी होती है इनवॉइस इशू करना। मैंने आपको इनवॉइस इशू किया होगा कि भाई ये जितने रुपए का सामान है, इसका बिल है। और तीसरी एक्टिविटी जो है दैट इज पेमेंट। आप देख लो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ये 3 चीजें इसमें होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इशू ऑफ इनवॉइस एंड रिसीट ऑफ पेमेंट। ये 3 चीजें होने वाली है। अब ये तीनों सेम डेट पे होंगी, ये नेसेसरी है क्या? ये सारी चीजें एक ही दिन पे हो जाती है, इमीडिएट। वो तो दुकान पे अपन जाते हैं, भाई भैया इतना सामान बांध दो, बोले लो ये इनवॉइस और पैसे दे दो, ये ट्रांजैक्शन भी होता है। बट हर केस में ये तीनों चीजें सेम डेट पे होंगी, नेसेसरी तो है नहीं। अब क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट डेट्स पे होती है, बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स नेसेसरी टू डिटरमाइन द टाइमिंग। अब देखो ऐसा है, गुड्स मैंने आपको सप्लाई कर दी, इनवॉइस जो है मैंने आपको बना के दे दिया, लेकिन पेमेंट आपने मुझे 15-20 दिन के बाद दिया। क्रेडिट पे होता है कितनी बार। अब मैंने अगस्त की लास्ट डेट पे आपको सेल किया और आपने पेमेंट मुझे सितंबर में दिया। अब बात वो आ जाती है कि ट्रांजैक्शन अगस्त का माना जाए या सितंबर का। अगर अगस्त का माना जाए तो मुझे सितंबर में जीएसटी सबमिट करना पड़ेगा, और अगर सितंबर का ट्रांजैक्शन मानेंगे तो अक्टूबर में जीएसटी सबमिट करूंगा। समझ आ रहा है? तो ये सब जो चीजें है ना, ये सॉर्ट करना नेसेसरी है। गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक के भरोसे छोड़ेंगे तो सब लोग विच एवर इज लेटर ही करेंगे, ठीक है, सब लोग विच एवर इज लेटर करेंगे कि भाई चलना सितंबर में काउंट करते हैं ना, अगले महीने जीएसटी जमा करेंगे। टैक्स भरने की जल्दी किसको होती है? और देखो जितना डिले करूंगा उतना मुझे पैसा यूज करने को मिलेगा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, कम पैसों में बिजनेस चला पाऊंगा, सरकार को अगले महीने चुका दूंगा। क्या जल्दी है? समझ आ रहा है? तो लोग डिले करेंगे, इसलिए नेसेसरी है कि भाई टाइमिंग अपने पहले डिसाइड कर ले। इसके लिए टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ सप्लाई। और सेक्शन की जो रेंज मैंने आपको बोली 12, 13 एंड 14, 3 सेक्शन है यहाँ पे। तो टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट हो गया ये मान लिया जाएगा, वो इन सेक्शंस में हम डिटरमाइन करेंगे। और तारीख फिक्स हो गई तो समझ में आ गया ना कि जीएसटी कब भरना है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है वैल्यू। जीएसटी जो है मैंने आपको बोला था एड वैलोरम टैक्स है।
एड वैलोरम का मतलब ट्रांजेक्शन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आपने 1000 रुपए का खाना खाया तो 50 रुपए जीएसटी आ रहा है, 2000 का खाया तो 100 रुपए जीएसटी आ रहा है। तो एक और पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो है वैल्यू। क्योंकि कैलकुलेशन अगर गलत कर दी कि भाई मैंने इतने रुपए का सामान बेचा है, इस पे इतना जीएसटी होना चाहिए, मैं तो कोशिश करूंगा ना वैल्यू कम से कम दिखाऊं, समझ आ रहा है, ताकि जीएसटी कस्टमर का भी कम लगे तो उसको भी सस्ता पड़ेगा तो ज्यादा सामान खरीदेगा। तो लोग वैल्यूएशन को कम करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू सेव द रेवेन्यू और द जीएसटी, बट डिपार्टमेंट के लिए नुकसान है। तो एक और टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो आएगा सेक्शन नंबर 15 और प्लस उसके कुछ रूल्स जो अगला ही चैप्टर है, तो उसमें हम वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। तीसरा एक पॉइंट है लोकेशन, जिसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अपन ने बात की थी ना, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो जीएसटी लोकल नाम से लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी, ये सब बातें हुई थी। तो अगर लोकेशन सही नहीं डिटरमाइन की तो कौन सी सरकार को टैक्स जाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होगा। हमें तो भरना ही है, लेकिन रिसीविंग गवर्नमेंट अलग हो गई ना। अगर इंट्रा स्टेट है तो गुजरात गवर्नमेंट को भी तो आधा एसजीएसटी मिल रहा है, और अगर इंटर स्टेट है तो फिर तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई सही से डिटरमाइन नहीं की तो भी कंफ्यूजन होगा। तो 3 पैरामीटर यहाँ पे बन गए जो मैंने आपको बोला, एक टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और तीसरा जो है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमें ठीक से समझना जरूरी है। अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई पे। ये भी एक अलग चैप्टर है और ये भी एक अलग चैप्टर, समझ आए। इसका रेफरेंस का सेक्शन है सेक्शन नंबर 15 प्लस वैल्यूएशन रूल्स सीजीएसटी। इसका रेफरेंस का सेक्शन है आईजीएसटी। सेक्शन 16 पे बात नहीं हो रही थी, वो जीरो रेटेड सप्लाई वाला, वो सारे टॉपिक्स आएंगे सेक्शन 10, 11, लेकिन ये आईजीएसटी एक्ट में कवर होता है, सीजीएसटी में नहीं होता। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब ये जो 3 सेक्शन है इस पे आते हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई पे। सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। पूरे सेक्शन में गुड्स के ऊपर ही बात होने वाली है। सेक्शन नंबर 13 जो आएगा ये बात करेगा सर्विसेज के बारे में, और सेक्शन 14 थोड़ा डिफरेंट है। उसमें इन्होंने ऐसा बोला कि कितनी बार ऐसा होता है कि इन बिटवीन द ट्रांजैक्शन जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है। आज अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं यहाँ पे जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है सपोज, तो आज रात को 12 बजे से नए जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। कोई चीज 12 के बदले 18 में चली जाएगी, कोई 18 के बदले 5 में आ जाएगी, और ये इमीडिएट हो जाता है, अगले दिन से रेट चेंज। अब हमारा तो ट्रांजैक्शन चल रहा था, मैंने आज आपको गुड सप्लाई किए थे, इनवॉइस बनाना बाकी था, कुछ पेमेंट आप देके गए थे, ये सब चल रहा है। अब इन बिटवीन जीएसटी का रेट ही चेंज हो गया। अब पुराना रेट लगेगा कि नया, ये कंफ्यूजन होने वाला है। इस कंफ्यूजन को सॉर्ट करने के लिए इन्होंने सेक्शन नंबर 14 में आपको रूल्स पहले ही बता दिए। तो कुछ भी ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है, अजम्पशन पे नहीं छोड़ना, आप देख लेना, क्योंकि उसमें फिर टैक्स की चोरी होगी। सब कुछ डिफाइन करना नेसेसरी है। तो ये सेक्शन हम लास्ट में बात करेंगे, पहले अभी 12 और 13 पे फोकस करना है। इसमें से भी स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 12 से। अच्छा, इसमें ना टोटल 6 सब सेक्शंस हैं, ठीक है, 6 सब सेक्शंस हैं। हाँ, अब एक एक करके सारे सब सेक्शंस हमें देखते हैं और उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर बात करनी है। तो पहला जो सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, उसमें उन्होंने सिर्फ टाइटल समझाया कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होता क्या है, जो मैं अभी तक बता रहा था। तो सब सेक्शन 1 टेक्निकली देखा जाए तो कुछ काम का नहीं है, शुरुआती ऐसी हो रही है, पहला ही सब सेक्शन कुछ काम का नहीं। आप देख लो, थियरी में आपके सामने सब सेक्शन 1 पढ़ के देख लो, कुछ नया मिले तो बताओ, है ना। टाइटल रिपीट करके छोड़ दिया, तो इंट्रोडक्शन में एक सब सेक्शन अपना निकल गया। अपने को क्या, अपने लिए अच्छा ही ना, जितना कम पढ़ना पड़े हम तो खुश हैं, कोई नुकसान थोड़ी ना। अब आएगा मेन सब सेक्शन 2, ये सारा वसूल लेगा। यहां बात हो रही है नॉर्मल चार्ज की, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज। अब नॉर्मल चार्ज है क्या, वर्ड का मीनिंग बता दो फटाफट। व्हाट इज नॉर्मल चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज याद आ रहा है, एज अगेंस्ट रिवर्स चार्ज। एक नॉर्मल चार्ज था, एक रिवर्स चार्ज था, तो क्या फर्क है दोनों में? बोलो, नॉर्मल चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज, कुछ याद आ रहा है? कंज्यूमर हमें पे करेगा, सप्लायर को या डायरेक्ट पे करेगा? हाँ, सप्लायर के थ्रू जब सरकार के पास जीएसटी जाएगा, आपने मुझे जीएसटी चुकाया, मैंने डिपार्टमेंट को पे किया, ये कौन सा चार्ज है? नॉर्मल चार्ज। और आप खुद डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर जाके अगर पे करो तो रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नॉर्मल चार्ज की। तो ट्रांजैक्शन ऐसा है कि मैं आप, और यहाँ सर्विस की बात नहीं होगी,
तो मैं अगर मेरा भी एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं भी सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ एंड नॉट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट को पे कर रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल चार्ज, और बात हो रही है सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो अभी सिचुएशन में टाइमिंग कैसे डिसाइड होगी, तो मैंने अभी आपको बोला ना 2-3 इंस्टेंसेस होते हैं कि एक तो मैं आपको गुड्स का सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई मतलब रिमूवल बोल सकते हैं, मेरी फैक्ट्री से गुड्स निकले आपकी प्रीमाइसिस पे पहुंचे, दैट इज सप्लाई। दूसरा मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, और तीसरा आप मुझे पेमेंट कर रहे हो। तो बात वही थी कि ये तीनों इवेंट्स एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा तो है, लेकिन तीनों सेम टाइम पे होंगे ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 ये बोल रहा है कि अगर गुड्स के सप्लाई में रिमूवल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, एक एक सिचुएशन लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। रिमूवल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा टाइम ऑफ सप्लाई का। रिमूवल ऑफ गुड्स का सिंपल मतलब कि गुड्स मेरी फैक्ट्री से निकलेंगे और आपने जो लोकेशन दी होगी ना वो लोकेशन तक पहुंचेंगे। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसके लिए पहले एक बेसिक कंडीशन बता रहा हूँ, फिर इस पे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने इन 2 पैरामीटर्स को टारगेट किया है। ये लोग ऐसा बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, फिर इस पे जाते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स निकालने के लिए आपको 2 पैरामीटर देखने हैं, इनवॉइस किस दिन इशू हुआ और पेमेंट आपने किस दिन किया, दोनों में से कौन सा, विच एवर इज अर्लियर, दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब विच एवर इज अर्लियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार को टैक्स जल्दी चाहिए, तो मैंने इनवॉइस दिया, आपने पेमेंट दिया, इन दोनों में से जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, और उसके बेसिस पे हमें जीएसटी सबमिट करना होगा। कुछ डेट्स लेनी है तो अज्यूम कर लेते हैं, मान लो मैंने इनवॉइस इशू किया है 10 अगस्त 2025 और आपने मुझे उसका पेमेंट किया 20 अगस्त 2025, हो सकता है ऐसा। तो इन दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा, 10 अगस्त, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब जैसे ही ये डिसाइड हो गया कि दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई, इसका मतलब अगस्त वाला ट्रांजेक्शन है तो मुझे इसका जीएसटी गवर्नमेंट को कब सबमिट करना पड़ेगा, सितंबर में। उनकी कमाई फिक्स हो गई ना कि सितंबर में पेमेंट आ जाएगा, अब नहीं आया ना तो इंटरेस्ट लगा के वसूल कर लेंगे, बात समझ आ रही। तो इसलिए टाइमिंग डिसाइड करना नेसेसरी है, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो ये फर्स्ट या बेसिक कंडीशन है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स वाले केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोला इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा तो धीरे धीरे पूरी कंडीशन समझ आएगी, इतना ध्यान में रहेगा, क्लियर है। बट अब है ना, इसके ऊपर लगा रहा हूं एक स्टार मार्क, ये बेसिक कंडीशन है टाइम ऑफ सप्लाई गिनने के लिए। बेसिक कंडीशन क्या है, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई। तो इतना ही है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें स्टार मार्क लगा रहा हूं मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उस पर चलते हैं। यहां तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोलो, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जितना ईजी ये दिख रहा है ना अभी, उतना है नहीं एक्चुअल में, या जितना सिंपल दिख रहा है उतना नहीं है। सिंपली तो ऐसा समझ आ रहा है हाँ टाइम ऑफ सप्लाई तो बहुत ही ईजी है, इनवॉइस की डेट तो दी होगी, पता होगी बिल किस तारीख पे इशू हुआ, पेमेंट किस तारीख पे आया वो पता चल जाएगा, दोनों में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसका रीजन है अगर इस कंडीशन पे इन्होंने इसको छोड़ दिया तो लोग इनवॉइस इशू ही नहीं करेंगे, पेमेंट दिखाएंगे नहीं। बात पब्लिक भी तो चोरी करती है ना, हमारी ही वजह से ये सब बढ़ जाता है। अगर हम चोरी नहीं करते तो सरकार को इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाना ही नहीं पड़ता, लेकिन टैक्स चोरी करने की जो इंटेंशंस होती है ना, उस वजह से कंडीशंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, उस वजह से अपना सिलेबस बढ़ जाता है। तो कर्मा है ना, गोल गोल घूम रहा है, हम ही टैक्स चुरा रहे हैं, हमारी वजह से सिलेबस बढ़ रहा है, हम ही पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वैसी बात है। अब इस कंडीशन को आगे समझाता हूँ, बार बार लिखूंगा, याद भी हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन, अब इस पे लगा दिया स्टार मार्क। इन्होंने ऐसा बोला कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी वो भी सेक्शन में उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि इस तारीख तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अब इसका जो रेफरेंस का सेक्शन आने वाला है जिसमें डेट ऑफ इनवॉइस की बात हो रही है, दैट इज सेक्शन नंबर 31। अब इसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, उसमें डेप्थ में नहीं जाना। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है फैक्ट्री से, अभी मैंने पीछे लिखा था रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, तो इनवॉइस इशू करने के लिए दिस इज द डेडलाइन। जिस दिन मैं फैक्ट्री से गुड्स डिस्पैच करूंगा आपकी प्रीमाइसिस पे भेजने के लिए, उस दिन या उसके पहले मुझे इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा, ये डेडलाइन है। बात समझ आ रही। अब कुछ डेट्स अज्यूम कर लेते हैं। गुड्स का रिमूवल आज की तारीख में हो रहा है 5 अगस्त, समझ आए, आपकी फैक्ट्री पे गुड्स भेज रहा हूं मैं, तो मुझे इनवॉइस कब तक इशू कर देना पड़ेगा, आज लास्ट डेट है। अच्छा, एक्चुअल में जो डेट ऑफ इनवॉइस है, मैंने इनवॉइस पहले बना के रखा था 3 तारीख को,
बोलो कोई प्रॉब्लम है? चलेगा ये। लेकिन ये इनवॉइस अगर मैं अगले दिन बनाओगे, भी एक बार गुड्स भेज देते हैं, मैं बिल बना के भेज दूंगा आपको, बिल मैंने बनाया अगले दिन, चलेगा ये? नहीं चलेगा, ये मना किया। ये बात कहाँ बोली है? सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 ऐसा बोलता है कि भाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इफ दिस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द सप्लायर, देन द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस विल बी द डेट ऑफ रिमूवल एंड नॉट लेटर देन दैट। ऑन और बिफोर चलेगा, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए उसके पहले इनवॉइस बना तो चलेगा, सेम डेट पे इनवॉइस बना तो चलेगा, लेकिन उसके बाद बनाओगे तो नहीं चलेगा। आइए टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ गई, क्लियर है? तो ये कंडीशन है। तो ये वाले केस में इनवॉइस की डेट हम यूज कर सकते हैं और उसको बाद में फिर पेमेंट की डेट के साथ कंपेयर करेंगे जो अपनी कंडीशन है। बट अगर इनवॉइस लेट इशू हुआ तो डेडलाइन कौन सी है? रिमूवल वाली। तो वैसे फर्क क्या पड़ेगा? ये स्टार मार्क का मतलब ये है कि आप डेट ऑफ इनवॉइस को यहाँ पे यूज करो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस डेट शुड नॉट एक्सीड द डेट ऑफ रिमूवल, उसके पहले या उसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर आपने एक्चुअल में 6 तारीख को इनवॉइस इशू किया तो टाइम ऑफ सप्लाई गिनते टाइम हम ये वाली डेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो बोले सर पेमेंट की डेट के साथ फिर कंपेयर किसको करेंगे? रिमूवल की डेट। क्लियर हुआ? अब इसका कुछ ये एग्जांपल जो है ना इसी में फ्रेम कर लेते हैं। डेट ऑफ पेमेंट अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, बट मैं यहाँ पे अजम्पशन ले लेता हूँ। डेट ऑफ पेमेंट को 20 अगस्त अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? अब इसको मैं एक सम की तरह प्रेजेंट कर देता हूँ, मुझे बताना क्या होना चाहिए। रिमूवल की डेट आज की है 5 अगस्त 2025। इनवॉइस की डेट जो है वो है 3 अगस्त 2025 और पेमेंट की डेट दे रखी है 20 अगस्त 2025। ये डिटेल है। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई गिनने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट। बट इनवॉइस में लगा हुआ है स्टार मार्क कि भाई इनवॉइस की जो डेट है ना उसकी डेडलाइन फिक्स है। वो डेडलाइन क्या है? रिमूवल की डेट। अगर आपकी इनवॉइस की एक्चुअल डेट रिमूवल की डेट या उसके पहले की तारीख है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही डेट उठा के यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको कौन सी डेट लेनी पड़ेगी? रिमूवल वाली। अच्छा, इस कंडीशन में मैं यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस यूज कर सकता हूँ? कौन सी डेट लूँ? 3 अगस्त। ठीक है, बात समझ आई? सामने पेमेंट की डेट तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे ही रखी है, अभी उसमें कोई वेरिएशन है नहीं, 20 अगस्त 2025। तो इन दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ये तारीख है, ये वाली? क्या बोला था इसमें? विच एवर इज अर्लियर। तो ये सिलेक्ट होगी। तो आपका फाइनल आंसर है 3 अगस्त टाइम ऑफ सप्लाई। तो 3 अगस्त टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। मतलब सितंबर में अपने को इस ट्रांजेक्शन का जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट कराना है। खत्म, काम क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस में मैं एक वेरिएशन ले लेता हूँ। इसके बदले जो डेट है वो मान लेते हैं 10 अगस्त। मान लो ये डेट है। अब ये पूरे कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ेगा? क्या चेंज होगा मुझे बताओ? डेट ऑफ इनवॉइस यूज कर पाएंगे एक्चुअल वाली? नहीं, क्योंकि ये जो डेट है ना ये डिले हो गई। सेक्शन 31 ऐसा बोलता है कि इसके बाद आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। अगर आपने 5 तारीख के बाद इनवॉइस इशू किया तो ये फॉर्मूला में आप एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस नहीं ले पाओगे। फिर आपको कौन सी डेट लेनी पड़ेगी? रिमूवल वाली। तो ये जो सेकंड कैलकुलेशन अपना होगा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की, अगर हम बात कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम कौन सी डेट लेंगे? 5 अगस्त। क्यों किया समझ आया? बिकॉज इनवॉइस इशू करने में आपने डिले कर दिया तो वो वाली डेट नहीं चलेगी। तो ये 5 अगस्त लेनी पड़ेगी। सामने कंपैरिजन में पेमेंट की डेट तो वही है ना, 20 अगस्त। उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा? 5 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। अब देखो आंसर में फर्क पड़ा। तो कहीं ना कहीं डेट ऑफ इनवॉइस जो है ना, दिस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द डेट ऑफ रिमूवल। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं आता? बात समझ आ रही है? ये एक सिचुएशन थी, जैसे डेट ऑफ रिमूवल से मैंने कंपैरिजन किया, ऐसे आगे और भी चीजें होंगी, बट ये एक सिचुएशन थी। अब यहाँ तक कुछ नहीं क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। समझ आया? आपको अगर ये एग्जाम्पल लिखना है डेट के साथ तो एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नहीं, मैं थोड़ा आराम से चलूंगा इसमें, एकदम स्लोली, बिकॉज थोड़ा फास्ट जाएंगे तो फिर वो बाउंसर हो जाएगा और जल्दी बिल्कुल नहीं अपने। आपको एक नोटबुक अगर आपने रखी हो साथ में, मैंने बोला था जीएसटी के लिए एक नोटबुक रख लेना, बिकॉज ये सब चीजें फिर नोट करने की तो जरूरत पड़ेगी। स्टिकी नोट थोड़ी छोटी पड़ेगी इसके लिए, सारी खत्म हो जाएगी ये लिखने बैठोगे तो। देखो थियरी वाली चीजें लिखी हुई है अंदर, लेकिन सम जो मैंने आपको एग्जांपल डेट वाला लिखवाया है ना,
वो आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल तो वही वाला लिख लो जो लास्ट में भी कराया। ये ऑल्टरनेटिव हो गया ना वैसा है, ये फर्स्ट केस और सेकंड केस। डेट ऑफ रिमूवल 5 अगस्त, डेट ऑफ इनवॉइस 3 अगस्त, डेट ऑफ पेमेंट 20 अगस्त। बोलो, नोट कर लिया? थोड़ा बहुत तो पता चला होगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, एकदम से डाइजेस्ट होने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन जितनी कंडीशन बताता जा रहा हूँ डेट वाइज भी अगर समझ आ रही तो ठीक है। बाकी फिर एक बार थोड़ा क्लैरिटी आने लगेगी ना तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब ध्यान दो, देखो एक ही कंडीशन है लेकिन इसके अंदर इंटरनल पार्ट्स है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैंने आपको बेसिक कंडीशन बताई कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालना हो तो सिंपल कंडीशन है इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, वहां बात खत्म। लेकिन फिर इनवॉइस की जो डेट है ना उस पर स्टार मार्क लगा है कि इनवॉइस की डेट जो है वो आप अपने मन से कोई भी तारीख को इनवॉइस इशू कर दोगे और डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, वैसा नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर गुड्स का रिमूवल है तो फिर रिमूवल की डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, उसके पहले कभी भी करो, उस दिन पे कर दो, उसके बाद में करोगे तो हम नहीं चलाएंगे। तो ये डेडलाइन वहां पे उन्होंने सेक्शन 31 के थ्रू फिक्स कर दी। अब है ना दूसरी साइड पे चलते हैं इक्वेशन की, पेमेंट। अब वापस से वही बात, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करना है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस की डेट पे स्टार मार्क हम ऑलरेडी लगा चुके हैं कि भाई इसमें दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस ये है, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल, इन दोनों में से भी हमने किया विच एवर इज अर्लियर, ये अभी तक कर लिया। अब इस पार्ट पे चलते हैं, इसमें भी स्टार मार्क है, इसमें भी इंटरनली दो कंडीशंस है। अब डेट ऑफ पेमेंट को लेके जो दो कंडीशंस है उस पर बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली वो है क्या। देखो नॉर्मली अगर कोई किसी को पेमेंट कर रहा है, जैसे मैंने आपको गुड सप्लाई किया, आपने मुझे पेमेंट किया, तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो आप मुझे पेमेंट चेक के थ्रू या ऑनलाइन या कैश कैसे भी पे करोगे, और दूसरा मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री करूंगा कि पेमेंट रिसीव। सिंपल, अकाउंट्स में एंट्री और आपकी तरफ से पेमेंट आया। तो इस चीज को यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शॉर्ट में लिख रहे हैं। और दूसरा, पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना, क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। अब ये दोनों में से कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में? पहले मैं बुक्स में एंट्री करूंगा और उसके बाद बैंक में पैसे क्रेडिट होंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या कोई एक ही पॉसिबल है, दोनों हो सकता है। देखो आपने ना मुझे आके चेक दिया, मुझे सर ये आपका बिल के सामने चेक ले लो, हमारा पेमेंट क्लियर। अब चेक इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, चेक भरूंगा बैंक में, पास होगा तब पता चलेगा पैसा सच में आया कि नहीं आया। आपने चेक दिया और पेमेंट आ गया, इसकी 100% गारंटी है, चेक बाउंस हो गया तो
हो सकता है ऐसा। अब इसमें ना मेरे हाथ में कि मैं कैसे अपना बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। आपने जैसे ही चेक दिया, अभी आप मेरे रेगुलर क्लाइंट हो, बार बार गुड्स परचेज करते रहते हो, बार बार पेमेंट आता रहता है, कभी कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, तो मुझे पता है कि आपका चेक आ गया मतलब पैसा आ गया, चेक बाउंस वाला केस आपका होता नहीं है। तो जैसे ही आपने चेक दिया ना, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी भाई पेमेंट रिसीव्ड। अब मान लो एंट्री मैंने आज ही कर दी 5 अगस्त को, चेक आते ही, लेकिन जरूरी है कि चेक आया आज है तो मेरे अकाउंट में पैसा भी आज ही क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा होता है? चेक वाले केस में क्या होता है, हम चेक जाके बैंक में भरते हैं, फिर उसके 1-2 दिन बाद वो क्लियर होता है, यही होता है। अब चेक भरने मैंने सोचा सर आराम से 1-2 दिन बाद चला जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। तो आज आपने मुझे चेक दे दिया ना, तो अकाउंट्स में मैंने एंट्री कर दी सॉफ्टवेयर में कि पेमेंट आ चुका है, पेमेंट रिसीव, लेकिन चेक अभी तक बैंक में भरा नहीं। चेक भरने गया मैं 10 तारीख को, 10 तारीख को बैंक में भरा, 12 तारीख को क्लियर हुआ, तब मुझे मैसेज आया बैंक से अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो जो क्रेडिट हुआ वो कौन सी डेट का हुआ, 12 अगस्त। समझ आ रहा है? तो 2 डेट्स डिफरेंट हो सकती है। अच्छा उल्टा भी तो हो सकता है, आपसे चेक आया है लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे नहीं पता यार पेमेंट क्लियर होगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन है, या फिर आपका पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि चेक बाउंस हो जाता है, फिर लड़ झगड़ के पैसे लेके आने पड़ते हैं, बट बिजनेस से चलता रहता है। तो आपका चेक आया, मैं बोला भाई इसकी एंट्री अभी से मत करना, पहले बैंक में चेक डाल दो, पास होगा मैसेज आएगा तो एंट्री करेंगे, नहीं तो फायदा क्या, रिटर्न ही जाने वाला। समझ आए? तो उल्टा भी तो हो सकता है, पहले क्रेडिट हुआ उसके बाद मैंने बुक्स में एंट्री की, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे ना यही 2 पैरामीटर जो है वो डेट ऑफ पेमेंट वाले में 2 इंटरनल कंडीशंस है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना। अब अगर ये 2 डेट्स में सिलेक्ट करना है तो आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट कौन सी डेट सिलेक्ट करेगा, अर्लियर या लेटर? उनको जल्दी है ना पैसे की, जल्दी टैक्स मिलना चाहिए, तो इन दोनों में से भी क्या सिलेक्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर। समझ आ रहा है? पूरे सब में विच एवर इज अर्लियर ही है। अब आप देखो कंडीशन कैसे बनी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 2 मेन या 2 बेसिक चीजें कंपेयर करनी होती है, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट। लेकिन इनवॉइस पे स्टार मार्क लगा है, उसमें 2 इंटरनल कंडीशन है, एक्चुअल डेट या रिमूवल की डेडलाइन, दोनों में से फिर से विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट वाले केस में भी स्टार मार्क लगा हुआ है, बैंक अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। समझ आए? तो ये जो मेन कंडीशन है ना, उसमें दोनों में इंटरनल कंडीशंस भी है, इसमें से ये 2, इसमें से 2, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, फिर से कंपेयर होगा, इनमें से भी विच एवर इज अर्लियर। बात समझ आ रही है? तो टाइम ऑफ सप्लाई तक पहुंचने के लिए आपको एक ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, एक ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो आएगा उसमें से अर्लियर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली आपको टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा। अब बात समझ आई? दिस इज कंप्लीट, ये पूरी कंडीशन कंप्लीट हो गई कि कैसे आपको टाइम ऑफ सप्लाई इवेल्युएट करना है। अब देख लो थोड़ा, अब क्लैरिटी आई होगी कि समराइज कैसे होगा। वैसा इसके ऊपर एक सम बना देते हैं अभी डेट के हिसाब से। आपको अगर ऐसे लिखना है तो जो अभी लिखा होगा ना आपने ये वाला पार्ट, उसमें आप इंटरनली ये भी नोट करके रख सकते हैं। कुछ सम फ्रेम कर देता हूँ, फिर आप सॉल्व करके बता देना क्या करना चाहिए। यहीं पे लिख देता हूँ साइड पे, चलो आप लिख भी लो तब तक। देखो ये क्वेश्चन बना दिया है, ये एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है, DOR मतलब डेट ऑफ रिमूवल हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब की और बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कब हुआ, सब कुछ लिखा है। अब इसमें से आपको कैलकुलेट करके देखना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। शॉर्टकट मत लेना, पहले बता रहा हूँ। आपने सर अभी से दिमाग लगा लिया होगा, अपने को कुछ सोचना ही नहीं, सारे मसाले डाले सब्जी बन गई, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर ही करना है, ऐसे मत करना, जो मेथड है वैसे ही जाना। इन दोनों में से पहले अर्लियर सिलेक्ट करो, इन दोनों में से अर्लियर सिलेक्ट करो, फिर जो आएगा उसमें से अर्लियर सिलेक्ट करो, यही रूट फॉलो करना, शॉर्टकट मत लेना। उसका रीजन है, एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, कोई 5th डेट दे देंगे जो इनमें से कोई भी नहीं है। ये 4 पॉइंट्स है ना, 5वां कोई पॉइंट लिख देंगे और वो डेट सबसे अर्लीस्ट रखेंगे वो लोग।
अपने को तो एक ही चीज याद है, जो तारीखें मिली विच एवर इज अर्लियर, अपने लगा के आ जाएंगे, आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो पहली चीज तो यहाँ पे थियरी पेपर है, एमसीक्यू नहीं है, तो ये समझाना पड़ेगा कि किया क्या है और उसके बेसिस पे आंसर निकाल के देना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मत लेना, तो गारंटी है कि सम चला जाएगा, वो नहीं करना है। अब आपको शुरू कैसे करना है, देखो ये दो पार्ट्स है ना, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो पहले अगर इसकी बात करें डेट ऑफ इनवॉइस, तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं, रिमूवल की डेट और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। आप देख लो, रिमूवल गुड्स कब रिमूव हुआ, 5 तारीख को, इनवॉइस कब इशू हुआ, 7 तारीख को। कौन सी तारीख यूज करोगे, 5, समझ आया। तो डेट ऑफ इनवॉइस वाले पार्ट पे आपको 5 अगस्त कंसिडर करनी है, एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब डेट ऑफ पेमेंट निकालने के लिए दो पैरामीटर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब हुई, 12 तारीख को, और बैंक में पैसा कब क्रेडिट हुआ, 16 तारीख को। दोनों में से कौन सी तारीख लेंगे, 12, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हो गई 12 अगस्त। अब इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर क्या आएगा, 5 अगस्त, समझ आए। तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्लियर हो, ठीक है, लिख लो इसको, ये एग्जांपल नोट कर लो। वो आ रहा है आंसर, वो ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ। आप इसमें से देखोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा चारों में से, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन मैं कोई और डेट दे देता हूँ, सपोज डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स या समथिंग, और वो डेट लिख देता हूँ 2 अगस्त। हाँ वो सही है, कंसिडर नहीं करेंगे, बट कितनी बार एग्जाम में ध्यान नहीं आता है कि भाई ये चीज इसमें कंसिडर करनी नहीं करनी। लोग सीधा सारी तारीखें देखते हैं, अरे आंसर तो यही है, अरे भाई ये चीज सेक्शन में है कि नहीं वो तो देख लो पहले। कंफ्यूज करने की ट्राई करते हैं वो लोग। तो बेटर सेफ रास्ता क्या है कि आप ना उसी रास्ते से जाओ जो आपको बताया, बाकी आंसर आ जाएगा, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर रास्ता आप यूज करोगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, 100% गारंटी आंसर सही आएगा। हाँ आपको एग्जाम में अगर यही सम, इतना सम पूछते हैं 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में क्या करोगे, विच एवर इज अर्लियर। बात समझ आ रही है, बोले नहीं ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, इतना तो हमको पता है। अरे उसके 5 मार्क कोई देगा नहीं ना। अगर एग्जाम में ये पूछा है 5 मार्क्स में, तो आपको ये चीज समझानी पड़ेगी कि आप आंसर लाए कैसे, समझ आ रहा है। तो सेक्शन नंबर 12 जो है ना, सुन लो यहाँ पे, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 कोट करके आपको ये बात उनको समझानी पड़ेगी। अब आप फ्लो चार्ट में समझाओ या पॉइंट लिख के समझाओ, लेकिन रीजनिंग देना पड़ेगा। 5 में से 3 मार्क रीजनिंग के होंगे, इसके मिलेंगे 2। तो आंसर निकाल के आ गए ना इसमें से, विच एवर इज अर्लियर, ये आपने लिख दिया 5 अगस्त, लेकिन उसके 2 ही मार्क्स मिलेंगे। फिर आप बोले सर आंसर तो पूरा सही था, मतलब पूरा खाली आंसर ही तो लिखा, आया कहाँ से, वो तो लिखा ही नहीं। तो वो यहाँ पे मैटर करता है। तो आपको ये सेक्शन समझाना पड़ेगा और उसके बाद ये आंसर निकाल के देना पड़ेगा। समझ आ रहा है, क्लियर, नोट कर लो। डेट से लिखनी है इसमें, तो कुछ है नहीं, आपको आंसर तो पता ही है। कुछ कंफ्यूजन इसमें, क्लियर, यहां तक समझ आया, पक्का, आगे बढ़े। अब देखो, हाँ अगर आपने ये लिख दिया तो फिर ये कंसीडर क्यों नहीं किया, हो तो अपने आप उसी में कवर हो गया ना कि भाई डेट ऑफ अप्रूवल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जैसा तो कुछ सेक्शन में है ही नहीं, हम तो ये सेक्शन ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें बात अपने आप कवर हो ही जाएगी। वैसे वर्किंग नोट्स बोलते हैं इसको, सेक्शन लिख के समझाना पड़ता है नेसेसरी। कंप्लीट ये नोट किया। हाँ ये डीओ आ रहे है तो रिमूवल है, वो तो इसकी बात करते हैं, ये तो काम का ही नहीं है। समझ आए, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है। इसी के बेसिस पे नीचे एक पॉइंट दिया, वो नोटिफिकेशन है, वो कवर कर लेते हैं, अच्छा पॉइंट है। फिर देखते हैं आगे। पेज 52 पे आपको बीच में एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, लास्ट में बॉक्स में, उस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इससे कनेक्टेड प्रोविजो है, अच्छे स्टोरी सुनना, स्टोरी प्रैक्टिकल है और इंटरेस्टिंग है। एक प्रोविजो दिया हुआ है हाउएवर करके, वो पूरा पॉइंट काटा हुआ है, मिला आपको। अब वो पॉइंट रखा ही क्यों, अगर अमेंड हो गया है तो उसका रीजन है, वो समझो। यहाँ पे इन्होंने पहले एक प्रोविजो रखा था, ये हाउएवर वाला पॉइंट, उसमें ऐसा बोला था कि अगर कोई एडवांस पेमेंट देता है, एडवांस पेमेंट, अब देखो गुड्स की बात हो रही है, आप, मैं जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और 10 लाख रुपए का कंसाइनमेंट है, इतनी वैल्यू है, तो आपने बोला सर इतने यूनिट्स चाहिए, मैं बोला ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा, इतने दिन लगेंगे, इतना इतना अमाउंट बनेगा, 10 लाख का बिल बन रहा है। आपने बोला सर ऑर्डर ले लो, आप लिख लो ऑर्डर और गुड्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो 10 लाख रुपए के गुड्स मैं बिना कोई पैसा लिए बनाना शुरू कर दूंगा। उस दिन आप गुड्स लेने नहीं आए तो 1 महीने का टाइम मांगा है मैंने कि 20-25 दिन के बाद गुड्स रेडी हो जाएंगे, लेके जाना। अब 10 लाख के गुड्स है, मैं तो बनाने लग गया, मैं 10 लाख का ऑर्डर आ गया, कुछ पैसे कमाऊंगा। फिर उस दिन आप गुड्स लेने नहीं आए, बोले कहीं और से खरीद लिए, सस्ता पड़ रहा था, ऐसा वैसा, ये वो, कुछ ना कुछ रीजन दे दिया, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर बिना टोकन मनी या बिना एडवांस के काम करता है क्या?
नहीं। तो मैंने आपको बोला 2 लाख रुपए एडवांस दे दो, 20% ही हुआ, तो 10 लाख का ऑर्डर लूंगा ना मैं। आपने बोला सर 2 लाख रुपए इतना एडवांस की क्या जरूरत है, मैंने कितना दो, सर 500 रुपए दे दे चलेगा। मैंने 10 लाख के ऑर्डर के सामने 500 रुपए, मतलब कल को तुम नहीं भी आए तो तुम्हारा तो रिस्क ना के बराबर है। तो ये कोई थोड़ी ना अमाउंट हुआ, अगर इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो तो 20-25% तो पे करो। तो भाई मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, ताकि आपकी भी जान अटकी रहे ना, कि मैं लेने नहीं गया तो मेरे भी 2 लाख चले जाएंगे, कुछ तो आपका भी रिस्क होना चाहिए वहां पे। तो मैंने 2 लाख रुपए आपसे एडवांस मांगे, और ये तो फेयर है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है। जब जीएसटी 2017 में आया तो इन्होंने इसमें प्रोविजो लगा दिया। प्रोविजो में ऐसा बोला कि अगर कोई भी एडवांस पेमेंट रिसीव करता है, जैसे मैं आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ, अगर ये एडवांस 1,000 रुपए से ज्यादा है, सिर्फ 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से ज्यादा है, तो ये जो एडवांस मैं आपसे रिसीव कर रहा हूँ ना, इसका टाइम ऑफ सप्लाई आज ही होगा, जिस दिन मैं आपसे पैसा रिसीव कर रहा हूँ। मतलब जो 2 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हो ना, उस 2 लाख रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आज की डेट, टुडे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि मुझे इस 2 लाख पे जीएसटी आपसे आज ही कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो फिक्स हो गया। मतलब ये 2 लाख पे जो जीएसटी बनता है, वो जो मुझे गवर्नमेंट को अगले महीने देना है। बात समझ आई? अच्छा, अब ये तो पार्ट मनी है ना, इंस्टॉलमेंट है ना, बाकी का 8 लाख रुपए भी तो आप मुझे इन फ्यूचर पे करोगे। वो कब पे करोगे, जब मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा। तो जब वो गुड्स डिलीवर करूंगा, बाकी के 8 लाख रुपए पे करोगे, तो मुझे 8 लाख पे तब जीएसटी बाकी का आपसे कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो जीएसटी गवर्नमेंट को वापस पे करना पड़ेगा। अब इसमें मुसीबत क्या है, इनवॉइस 2 बार बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे आज 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी मांग रहा हूँ, तो जीएसटी वाला बिल बना के नहीं देना पड़ेगा। समझ आ रही? ट्रांजेक्शन एक ही है, सिंगल ट्रांजेक्शन ही है, 10 लाख प्लस जीएसटी, एक इनवॉइस बनना चाहिए। लेकिन बिकॉज ये एडवांस है और 1,000 रुपए से ऊपर है, तो इनके प्रोविजो के हिसाब से ये 2 लाख रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आज ही है। तो मुझे इस 2 लाख पे आपको पहले एक इनवॉइस बना के देना पड़ेगा, जिसमें मेंशन करूंगा 2 लाख प्लस जीएसटी, और वो जीएसटी आपसे कलेक्ट करूंगा, डिपार्टमेंट को अगले महीने देना है। अब जब बाकी का 8 लाख आपसे रिसीव करूंगा, फिर से एक इनवॉइस बना के देना पड़ेगा, 8 लाख प्लस जीएसटी, फिर वो जीएसटी उस डेट के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो आप समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन एक ही है, इनवॉइस 2 है। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई भी तो 2 है। 2 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई तो आज का है, 5 अगस्त का। अच्छा, मैंने आपको गुड्स की डिलीवरी अगर 2 सितंबर को दी, तो बाकी का 8 लाख तब आया, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई सितंबर हो गया। तो वो वाला जीएसटी मैं उनको अक्टूबर में चुकाऊंगा डिपार्टमेंट को, 1 महीना लेट चलता है ना। तो मुझे 2 बार 2 पार्ट्स में जीएसटी देना पड़ेगा, 2 इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, 2 टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं है फालतू का। और ये एक ही ट्रांजेक्शन में होगा क्या, कि हर ट्रांजेक्शन में होगा? हर कस्टमर से मैं तो 20-25% एडवांस पेमेंट लेता ही हूँ, पूरा मार्केट लेता है। बिना एडवांस के कौन काम करता है? टोकन मनी के बिना तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो हर सप्लायर अपने क्लाइंट को 2 इनवॉइस बना के देगा, बार बार 2 बार जीएसटी कलेक्ट करेगा, 2 बार जीएसटी जमा करेगा, मतलब मेरी तो मेहनत डबल हो गई। तो ये जब प्रोविजो आया ना, तो जो ट्रेडर्स एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होती है, उन सब ने गवर्नमेंट को बोला कि सर ये प्रोविजो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने गुड्स के केस में 1,000 रुपए की लिमिट डाल दी। मतलब मैं 1 करोड़ का ऑर्डर ले रहा हूँ और मैं कस्टमर से 999 रुपए एडवांस मांगू, क्योंकि 1,000 रुपए मांगते हैं, मुझे जीएसटी वाला इनवॉइस अभी के अभी बना के देना पड़ेगा। तो ये तो यार कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने बोला बात तो ठीक है और गलती तो है, क्योंकि अगर ऐसे चलाएंगे तो इनकन्वीनियंस बहुत हो जाएगी। अच्छा, बिना एडवांस के काम लेंगे तो लॉसेज होंगे लोगों को। बोला एक काम करते हैं, प्रोविजो हम हटा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविजो कर दिया कैंसिल। उसके बदले लेके आ गए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। नोटिफिकेशन का जो नंबर है, हर नोटिफिकेशन का एक सीरियल नंबर होता है। तो 2017 में नोटिफिकेशन आया था और उस साल का 66th नोटिफिकेशन था। तो नोटिफिकेशन नंबर हो गया 66/2017। ठीक है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन की इफेक्टिव डेट आप देख लो क्या लिखी है, 15 नवंबर 2017। जीएसटी कब से आया था? जीएसटी का बर्थ डेट क्या था? जुलाई 1 जुलाई 2017। और ये कौन सी डेट है? 15 नवंबर 2017। हार्डली 3-4 महीने गैप है। तो ये प्रॉब्लम जैसे ही आया, गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन बहुत ही इमीडिएटली कर दिया। जुलाई से नवंबर के बीच में, नवंबर तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नोटिफिकेशन क्या बोलता है वो आपको समझना है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नोटिफिकेशन बोलता है क्या, मैं वो कंडीशन लिख के आपको समझा देता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई की कंडीशन क्या थी अपनी, मेन कंडीशन या बेसिक कंडीशन? डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब क्योंकि बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगी, और इसी के बेसिस पे ये सॉल्यूशन है। हमने नॉर्मली तो इसमें यही रूल देखा। अब आप सोचो, अगर एडवांस मनी रिसीव किया और उस पर ये रूल लगाया, तो हमेशा आंसर तो यही आएगा। ठीक है, पेमेंट ही पहले हो रहा है ना, अभी तो गुड्स दिया भी नहीं है। आज 2 लाख रुपए आपने दिए, तो उसमें रूल लगाऊंगा विच एवर इज अर्लियर, तो यही आएगा ना हमेशा। तो फिर बात वापस वही होगी। फिर बाद में 8 लाख का जब इनवॉइस इशू करूंगा तो उसका जीएसटी बिल अलग बनाना पड़ेगा। वो पंगा होना नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि अगर एडवांस मनी है, कितना भी हो, 1,000 रुपए की अब कोई लिमिट है ही नहीं,
और मैटर अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का है, ये बात नोट करने वाली है, दिस नोटिफिकेशन इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स, नॉट इन केस ऑफ सर्विसेज। ये पूरा सेक्शन 12 जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी बात करता है? गुड्स की। सर्विसेज की बात कब होगी? अगले सेक्शन में 13 में। 13 में ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, वहां 1000 रुपए वाला पॉइंट है, वो स्टोरी बात की है। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ गुड्स के लिए। तो गुड्स के सप्लाई में अगर मैं आपसे एडवांस रिसीव करता हूँ, वो एडवांस का अमाउंट कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई जो हम निकालेंगे वो कैलकुलेट होगा इस बेसिस पे। उन्होंने लैंग्वेज यूज की है ऑन इनवॉइस बेसिस। ये स्पेसिफिक कोड कर रहा हूं, नोटिफिकेशन में लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस बेसिस। इसमें हिडन पॉइंट है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं उस पर। तो इसको तो भूल जाओ, बात ही खत्म हो गई। पेमेंट की डेट तो कंसिडर करनी नहीं है। डेट कौन सी कंसिडर करनी है? अब इनवॉइस बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस कंसिडर करना, दोनों में फर्क है। फर्क क्यों है? फर्क इस वजह से, ये स्टार मार्क याद है आपको पिछली कंडीशन में? ये डेट ऑफ इनवॉइस पे स्टार मार्क का क्या मतलब था कि डेट ऑफ इनवॉइस में भी दो इंटरनल कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है एक्चुअल और एक है डेट ऑफ रिमूवल, और दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा? अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और मैं ऐसा बोल रहा हूँ इनवॉइस बेसिस, दोनों में फर्क है या नहीं? अगर इन दोनों में से ये डेट पहले हुई तो फिर ये कंसीडर होगी ना। इसलिए तो नोटिफिकेशन में ये नहीं बोला है कि एडवांस वाले केस में आपको एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस लेनी है, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर लेना है। नाउ दिस विल मेक अ डिफरेंस। अगर डेट्स में वैसी सेट करके दे दूं तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस आपकी 3 अगस्त, एक्चुअल गुड्स का रिमूवल 1 अगस्त। फर्क पड़ेगा कि नहीं? कौन सा आंसर आएगा? 1 अगस्त। और यही सेक्शन में बोला होता है नोटिफिकेशन में एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, तो अपना आंसर होता है 3 अगस्त। बट उन्होंने ऐसा बोला है ऑन इनवॉइस बेसिस। इनवॉइस बेसिस का मतलब इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, और अपने केस में आंसर क्या आएगा फिर? 1 अगस्त। माइनर सी बात है, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। आप बोले सर नोटिफिकेशन में बोला है गुड्स बेचा, एडवांस रिसीव किया, टाइम ऑफ सप्लाई क्या? डेट ऑफ इनवॉइस। लेकिन ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन बोल रहा है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस का मतलब ये दोनों रूल ध्यान रखने, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो लेना है। क्लियर हुआ? पॉइंट समझ आ रहा है? नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप एक बार उसकी लैंग्वेज पूरी पढ़ लो। ये ओरिजिनल लैंग्वेज है नोटिफिकेशन की, जैसा गवर्नमेंट ने इशू किया। रिसीट बेसिस मतलब फिर ये जिस दिन पैसा रिसीव किया उसी बेसिस पे इनवॉइस बना के देना पड़ेगा, बट वो तो ना बोला उन्होंने। वो जब भी एडवांस होगा तब ये जल्दी होगा। जो आप बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। फिर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपना आंसर ये वाली डेट कभी नहीं आएगा, वो बात सही है। अगर वो बोल रहे हो तो करेक्ट है। वैसे ही इंटरप्रिटेशन का दूसरा मतलब वही है कि हमेशा डेट ऑफ पेमेंट तो फिर कभी आएगा ही नहीं ना, क्योंकि जैसे ही डेट ऑफ पेमेंट आएगा फिर एडवांस वाली बात आ जाएगी। एडवांस वाली बात बोलती है कि इसको इग्नोर करो, और जब भी ये पहले होगा तब ये सिलेक्ट होगा, ये बाद अगर ये पहले होगा तो भी ये सिलेक्ट होगा। बात समझ आ रही? तो गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट में वो बात सही है कि नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि ये आंसर तो कभी आएगा ही नहीं, वो बात ठीक है। एक बार आप बॉक्स में जो लिखा है पढ़ लो पूरा। बोलो, लैंग्वेज समझ आ रही? अब थोड़ा लेवल की चीज लग रही है, अभी धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। लीगल इंटरप्रिटेशन कितना शांति से करना पड़ता है वैसा, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो पॉइंट क्लियर होगा। तो ये नोटिफिकेशन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाई ये गुड्स के केस में ही एप्लीकेबल है। पुराना पॉइंट ये था कि 1000 रुपए से ऊपर का एडवांस हो तो भाई इनवॉइस अभी बना के देना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं एक बार फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि भाई 10 लाख रुपए का आपने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने आपको 2 लाख रुपए का एडवांस कोट किया,
तो आप जब मुझे 2 लाख दोगे ना तो मैं आपको सर 2 लाख नहीं, 2 लाख प्लस जीएसटी। बोले कितना जीएसटी? 5%। तो अभी मुझे 2,10,000 दो, क्योंकि वो जीएसटी का एलिमेंट मुझे आपसे अभी चार्ज करना है। तो मुझे आपको एक इनवॉइस बना के देना पड़ेगा 2 लाख प्लस जीएसटी, 2,10,000। फिर आप जब अगले महीने गुड्स रिसीव करने आओगे तब आप बैलेंस पेमेंट करोगे, तो तब मैं आपसे कलेक्ट करूंगा 8 लाख प्लस जीएसटी, 8,40,000 5% के हिसाब से। तो उसका मुझे इनवॉइस फिर से बना के देना पड़ेगा 8 लाख प्लस जीएसटी वाला। तो इन शॉर्ट ट्रांजेक्शन वही है 10,50,000, लेकिन 2 पार्ट में 2 इनवॉइस बने, एक 2,10 का अलग, 8,40 का अलग। इस नोटिफिकेशन की वजह से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं आपसे 2 लाख रुपए ले रहा हूं तो मैं एक आपको रिसीट इशू करूंगा जिसमें मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए, बट उस पर वो 10,000 का जीएसटी अभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जब अगले महीने 8 लाख रुपए देने आओगे ना तो मैं उस पर 8 लाख प्लस पूरा जीएसटी चार्ज करूंगा आपसे, 8 लाख प्लस 50,000। समझ आ रही? क्यों? क्योंकि 2 लाख पे तो मैंने आपसे तब जीएसटी मांगा नहीं था, एक ही साथ कलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, इनवॉइस एक ही इशू करना पड़ेगा, 10 लाख प्लस 5% जीएसटी। 2 इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं। जीएसटी डिपार्टमेंट को जो पैसा पहुंचाना है वो भी एक ही साथ पहुंचा दूंगा 50,000। 10 प्लस 40 करके 2 पेमेंट करने की जरूरत नहीं। तो ये नोटिफिकेशन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हो गया। बात समझे यहाँ तक क्लियर? बस तो ये 12 सबसेक्शन 2 और नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अभी इतना छोटा सा पार्ट अपना कंप्लीट हुआ इतने डिस्कशन के बाद। अब ये बेस सेट हो गया आपका। अब कल जब आओगे ना तो बाकी कंडीशंस आपकी बहुत क्विकली कवर अप हो जाएंगी। बस आने से पहले इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि यही स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। तो भी अच्छा, पूरा पेमेंट एडवांस में कर दिया तो भी नेसेसरी नहीं है, तो भी चलेगा, रूल सेम ही रहने वाला है। फुल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उस सिचुएशन में भी जो रिमूवल होगा ना, रिमूवल के टाइम पे इनवॉइस इशू करो तो तब जमा कराना चाहिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।